हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, अ फेमस अमेरिकन प्ले। ये प्ले पब्लिश और प्रीमियर किया गया था 1949 में और इतनी सक्सेस मिली थी इस प्ले को कि इसकी लगातार 742 परफॉर्मेंस हुई थी न्यूयॉर्क में और इसको 4 से 5 अवार्ड मिले थे। 1949 का पुलिट्जर अवार्ड फॉर ड्रामा भी इसी प्ले को ही मिला था। तो आप जान सकते हैं कि यह प्ले कितना फेमस था। इस प्ले को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्ले को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्ले में टेक्निक यूज़ की है आर्थर मिलर ने, फ्लैशबैक टेक्निक यूज़ की है और ये डील करता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन ऑफ अमेरिका। जो अलूजन्स हैं, ड्रीम्स, फेक ड्रीम्स हैं, बस ड्रीम्स ही हैं, मतलब काम नहीं करना चाहते उस ड्रीम्स के को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करता है ये। और कॉमन मैन ऑफ अमेरिका जो नॉर्मल 1940-50 के जो भी जितने भी थे उन सभी के ऊपर डील करता है, जितने भी ऐसे कॉमन मैन थे वो। डेथ ऑफ ए सेल्समैन टाइटल बाद में रखा गया था, इसका पहले टाइटल रखा था आर्थर मिलर ने, द इनसाइड ऑफ हिज हेड, मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है उसके दिमाग में घुस जाना। और प्ले में अगर आप जब प्ले को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया है। जो ड्रामेटिस्ट है आर्थर मिलर, वो प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में ही घुस गया है। लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि टाइटल शुड बी मोर कनेक्ट विद द ऑडियंस, सो ही यूज्ड डेथ ऑफ अ सेल्समैन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन, सेल्समैन के साथ डील करता है। हालांकि सेल्समैन वाला करियर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। बिली लोमैन जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा, एक सेल्समैन है, वैगनर के लिए काम करता है, लेकिन उसके सेल्स करियर को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। उसका दिखाया गया है कि उसके करियर का उसके फैमिली पे, उसकी सोसाइटी पे क्या असर होता है। ये उसकी एज ए सेल्समैन जो ड्रीम्स हैं, उसके इल्यूजन्स हैं, उनका उसकी फैमिली पे और या उसकी सोशल कंडीशंस पे क्या असर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। प्ले शुरू होता है, बिली लोमैन प्रोटैगनिस्ट अपना टूर करके आया है बाहर से कहीं से और अपनी वाइफ को बताता है कि उसका टूर मतलब अटरली फेलियर था, कुछ भी ज़्यादा बेच नहीं पाया वो। वाइफ कंसोल करती है, कोई बात नहीं। फिर वो बात करता है वो अपने बेटे के बारे में, जो दोनों ही अटरली फेलियर हैं, बिफ लोमैन और हैप्पी लोमैन, 34 एंड 32 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, दोनों ही फेलियर हैं, गुड फॉर नथिंग है। लेकिन बिली लोमैन जो 63 ईयर ओल्ड मैन है, अब भी काम कर रहा है। 2 बेटे होने के बावजूद भी उसे अभी काम करना पड़ रहा है अपनी फैमिली के बोथ हैंड्स मीट करने के लिए। फिर भी वाइफ बोलती है कोई बात नहीं, तुम अपने बेटों को क्रिटिसाइज मत करो। लेकिन फिर उसकी वाइफ उससे पूछती है, लिंडा, कि तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें कहीं न्यूयॉर्क में ही लोकल ही काम दे दे, क्योंकि तुम अभी तुम्हारी एज हो गई है, अभी तुम्हारे लिए इतने दूर सफ़र करना सही नहीं है। वो कहता है ठीक है, मैं बात करूँगा अपने बॉस से इस बारे में, उससे अपने बॉस से बात करूँगा। तभी लिंडा अपने बेटों को बोलती है कि तुम अपने बाप को बिल्कुल ऐसे साइड में क्यों रखते हो, उसको कहीं घुमाने लेके जाओ, वो अभी सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है 1-2 बार, तो तुम्हें उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है, काम करने की भी उम्र नहीं है उसकी और ज़्यादा टेंशन लेने की उम्र भी नहीं है उसकी। बच्चे बोलते हैं ठीक है। वो उसको बच्चे ले जाते हैं रेस्टोरेंट में। तभी बिली के दिमाग में अपनी पुरानी सोच की चल पड़ जाती है। गार्डन में बैठा हुआ है, पुराने अपने भाई के बारे में सोचता है कि बोलता है मुझे अपने भाई के साथ अलास्का चले जाना चाहिए था, अपनी बीवी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अगर मैं अलास्का चला गया होता तो शायद मुझे भी कोई माइन मिल जाती। बैन जो उसका भाई है वो अलास्का चला गया होता है यंग एज में और वो अपने भाई को भी बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो अपनी फैमिली को देख के रुक जाता है कि हाँ, मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, अगर मैं चला गया मेरा कुछ ना बना तो रिस्क लेने से वो डर जाता है, जिसके लिए वही उसका फेलियर का कारण है कि उसने रिस्क नहीं लिया था। और बेन ने लिया था, वो सक्सेस हो गया था, हालांकि बाद में उसकी डेथ हो जाती है। चार्ली उनका नेबर, वो आता है उसके घर में, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं दोनों, बिली और चार्ली। चार्ली ऑफर करता है अपनी जॉब को अपनी कंपनी में बिली को, लेकिन बिली उससे रिफ्यूज़ कर देता है, पता नहीं किस बात के लिए, और बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील करता है कि चार्ली उसे जॉब ऑफर कर रहा है। तभी वो फिर दिमाग में कुछ ना कुछ सोचने लगता है कि बैन आया है, वो बैन को घर दिखा रहा है, फिर बातें कर रहे हैं वो उसकी वाइफ से, वो उसके सक्सेस करियर के बारे में पूछता है, ऐसी बात होती है। तभी बिफ आ जाता है जो चार्ली का बेटा है,
वो है बिफ सॉरी बेन आता है, बर्नार्ड आता है चार्ली का बेटा, वो ढूंढने आया है बिफ को, क्योंकि उन्हें मैथ के लिए पढ़ना चाहिए। अगर वो मैथ के नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा, ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। बिफ अच्छा फुटबॉलर है और उसका बाप बिली बिफ को बोलता है कि तुम यू आर वेल लाइक्ड, बर्नार्ड दो ही इज स्मार्ट बट ही इज़ नॉट वेल लाइक्ड। तो वो उसे बोलता है तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आइडियल्स के बारे में सोचो। ये इस तरह की बातें चली होती हैं। उसके बाद सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाता है। रेस्टोरेंट में क्या आता है, बिली को याद आती है अपनी पुरानी बात, जब बिफ यंग था और अपने बाप को अपना आइडियल मानता था, पूरी तरह से हर बात को मानता था, उसके फेलियर को उसकी सक्सेस को पूरी तरह से मानता था। वो अपने बाप की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। लेकिन एक बार वो जब मैथ में फेल हो गया था, तब वो अपने बाप से बात करने आया था, बोस्टन में बिली से बात करने आया था। लेकिन तभी उसने डिस्कवर कर लिया था उसका बिली का जो अफेयर था दा वुमन के साथ, उसके अफेयर को जब डिस्कवर कर लिया था उसके बाद उसने अपने बाप की रिस्पेक्ट करनी बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तो बिली को लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बेटे के फेलियर का कारण वो ही है। अगर उसने अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को धोखा ना दिया होता, डिसीव ना किया होता, तो शायद बिफ उसकी रिस्पेक्ट करता। वहाँ पे बिफ और हैप्पी दो गर्ल्स के साथ बात कर रहे हैं, मिस फोर्सीथ के साथ और उसकी एक फ्रेंड है लेटा के साथ। दोनों कोल गर्ल्स हैं, दोनों के साथ बात कर रहे हैं, वो मज़े कर रहे हैं। और हैप्पी मना कर देता है मानने से कि बिली उसका बाप है। ऐसी तरह की बातें होती हैं और वो बिली टूट गया होता है, अपने बारे में बताता है वो। इससे पहले वो अपने बॉस से बात करने गया था कि उसे न्यूयॉर्क में काम दे दिया जाए। बर्नार्ड जो उसका सॉरी हावर्ड जो उसका बॉस है, वो उसे बोलता है कि तुम्हें जॉब मैं क्यों दूँ, मैं तुम्हें न्यूयॉर्क में जॉब नहीं देता। जब वो ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने लगता है तो वो उसे जॉब से निकाल देता है कि तुम यू आर ऑफ नो यूज़। उस टाइम एक कोटोज बोलता है, वो एक लाइन्स बोलता है बिफ सॉरी बिली, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सुनाता हूँ वो लाइन्स। आई पुट 34 years to this farm, Howard, and now I cannot pay my insurance. You cannot eat the orange and throw the peel away. A man is not a piece of fruit. तुम छिलका छील के ऑरेंज खा के किसी इंसान को फेंक नहीं सकते। एक इंसान कोई फ्रूट नहीं है, कोई फ्रूट का छिलका नहीं है। बहुत ही पैथेटिक लाइन है। टूट गया है वो, रेस्टोरेंट आता है, अपनी फैमिली को बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसी वक्त वो चार्ली से पैसे उधार मांगता है। चार्ली गुस्सा करता है हालांकि, लेकिन फिर भी पैसे उधार दे देता है उसको। पहले भी चार्ली ने जॉब ऑफर्स की होती है इसको, इस बार भी करता है, लेकिन वो हर बार की तरह मना कर देता है जॉब करने से। उसके बाद क्या होता है कि दोनों बिफ और हैप्पी घर चले जाते हैं। उनकी माँ उन्हें डांटती है, लिंडा, कि तुम्हें अपने बाप को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें पता है कि वो पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है कई बार। तभी बिफ हालांकि गुस्सा है अपने बाप से, लेकिन उसे ढूंढने निकलता है। बाहर निकलता है तो देखता है कि वो गार्डन में कुछ लाइट लेके कुछ बीज बो रहा था और अपने बहन भाई से बात कर रहा था कि उसे जो $20,000 हैं उनको इन्वेस्ट करना है, तो किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो अपने भाई की स्पिरिट से बात कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यूजुअली पहले भी करता आया है। बिफ फिर से आर्गूमेंट होती है दोनों के बाप बेटे के बीच। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी सभी सो जाते हैं। लिंडा उसको आवाज़ देती है बिली को कि तुम भी सो जाओ, लेकिन वो नहीं आवाज़ देता। वो गाड़ी निकालता है और निकल जाता है और एक्सीडेंट करता है जानबूझकर, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह नो ये प्ले हमारा इसका एंड हो जाता है। रकीम सीन है लास्ट में, जिसमें बिफ का ग्रेव सीन है। लिंडा कह रही है कि मुझे रोना पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, और लास्ट में वो कहती है कि वी आर ऑल फ्री। बिफ कहता है कि उसके बाप के मिसकंसेप्शन थे इस वर्ड को लेकर, सक्सेस को लेके। उसका जो नेबर्स था चार्ली, वो बोलेगा कि बिफ एक अच्छा सेल्समैन था, हालांकि वो रॉन्ग करियर में था, इसके कारण वो फेलियर का कारण उसका वो था। तभी ख़त्म हो जाता है। बिली हालांकि अमीर हो जाता है बाद में, लेकिन अभी वो ज़िंदा नहीं है। घर है लेकिन घर में कोई रहने के लिए नहीं है, क्योंकि बिफ छोड़ के जा चुका है और हैप्पी बस इंश्योरेंस के पैसों के आने का वेट कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे रुका हुआ है।
और लिंडा अकेली रह जाएगी बाद में, बोलेगी कि अब पैसे तो हैं, घर भी है, लेकिन घर में रहने के लिए कोई नहीं है। तो इसी तरह ये पैथेटिक नॉवल, ट्रेजिक नॉवल ख़त्म हो जाता है और अर्थर मिलर ने बताया कि कैसे एक नॉर्मल कॉमन मैन को वो ट्रेजिक इंसान बना सकता है, जैसे कि उसने ऑल माय सन्स में किया था और वैसे ही उसने इसमें भी किया है। दोस्तों, मैंने आपको ये प्ले बड़ी ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका आंसर पूरे करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी।